नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री या हमारे अतीत का चैप्टर 3 या फिर तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर। इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। जो भी 35 से 40 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में देखने के बाद में ये क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपका रह पाएगा जो कि एग्जाम में आता हो। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने 7th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, 6th क्लास ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवा दी, आप उनको भी जाकर देख लेना है। और अब से आगे जो भी चैप्टर बनाते हैं उस चैप्टर के बाद में हम एमसीक्यू रखते हैं, और ये एमसीक्यू 3rd चैप्टर का हमारा 6th क्लास हिस्ट्री का है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम अगला 4th चैप्टर, कल 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है ये सारे ही जेन्युइन क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इनको देखने के बाद में आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए थे। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो आरंभिक नगर खोजे गए, ये बात की जा रही है सिंधु सभ्यता की। कब की बात की जाती है? सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की। तो उस समय सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो कौन सा था? आपको बताना है। 2 से 3 सेकंड का गैप लूंगा, उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है हमारा ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है सोतकाकोह। ठीक है, इनमें से बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा। तो सबसे पहले जो नगर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। ये 1921 में खोजा गया था। ठीक है, कहाँ पर था ये? पंजाब में। कौन सा पंजाब था? पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो हड़प्पा है वो पुरास्थल है, वो कौन से स्थान पर? पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसका मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर देख लेते हैं। गुजरात भारत में, पंजाब भारत में, पंजाब पाकिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में। तो फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन पे कि जो विशेषता नहीं है उसको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते ए, इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी है सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था। सी है हमारा, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है, और डी है हमारा, इसके दोनों हिस्सों को दोनों हिस्से की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो किस तरीके से होगा? जो इसकी 4 दीवारियां थी वो कच्ची ईंटों की नहीं थी, वो होती थी पक्की ईंटों की। कैसी थी? पक्की ईंटों की। ठीक है, और बाकी ये सारे भी ठीक हैं, यही एक है जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार था, तो उसकी क्या क्या विशेषता हैं उसके बारे में बात की जा रही है। इनमें से 3 विशेषताएं हैं, एक विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता नहीं है उसको हमें बताना है। देखो, ए है, तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी है हमारा, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सी है हमारा, दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, और डी है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। महान स्नानागार की जो विशेषता थी ये नहीं थी। जो इसमें सिंधु नदी से जो नहरों के द्वारा पानी भरा जाता था वो नहीं भरा जाता था, इसमें पानी भरा जाता था कुओं के द्वारा। जो महान स्नानागार था उसके आसपास में कुएं थे और उन कुओं से ही इसमें पानी डाला जाता था। बाकी की तीनों विशेषता इसकी ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो नगर थे उनकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े भंडार गृह मिले हैं। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताओ फटाफट। देखो, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब दोनों ही कथन ठीक है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा सी,
1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। तो बताओ फटाफट। देखो इसको देखते हैं। जो हड़प्पा के नगर थे वो सिंध पाकिस्तान में मिले हैं, गुजरात में भी मिले हैं, राजस्थान में मिले, हरियाणा में मिले हैं, पंजाब में मिले, मतलब सभी जगह पर हड़प्पा कालीन नगर मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई में आसानी हो। हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके। फटाफट बताओ। देखो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसकी विशेषता सी नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि जो नालियाँ होती थी उनको खुला नहीं रखा जाता था, उनको बंद करके रखा जाता था या फिर ढक कर रखा जाता था। ये ठीक है, समझ में आ गया। बाकी के घर होते थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, 4 से 5 कमरे होते थे। अधिकांश घरों में जो घर थे उनमें सब में नहाने के लिए भी स्नानागार होता था और घरों में ज़्यादातर कुएं भी मिले हैं। ठीक है, जो नालियाँ थी उनकी इस तरीके से उनको ढलान नुमा बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बहकर निकल सके। तो जो हमारी विशेषता नहीं है वो है सी कि नालियाँ खुली हुई होती थी। नालियाँ खुली नहीं होती थी, नालियाँ होती थी बंद या ढकी हुई होती थी। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था उसके बारे में कुछ कथन हैं, उन पर विचार करना है आपको। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा भी व्यापार किया जाता था। इन तीनों के बारे में बताना है, फटाफट बताओ। देखो 1 व 2, 2 व 3, केवल 3 और 1 2 3। बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। देखो कैसे नगरों के शासक वर्ग थे वो खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। जो भी खास इमारतें बनती थी वो शासक वर्ग भी बनाता था। लिपिक और शिल्पकार थे वो नगरों में रहते थे, बिल्कुल वो नगरों में रहते थे। शासक एवं नगरवासियों द्वारा व्यापार किया जाता था। राजा भी व्यापार करता था और जो नगरवासी थे वो भी व्यापार करते थे। तो ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा से प्राप्त बांट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा से जो हमें बांट और मनके मिले हैं उनके बारे में हमें कुछ विचार हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखना है। देखो बांटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग किया हुआ था। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न 2। देखो तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। कैसे होगा? बांटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बांटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था, वो पत्थरों का प्रयोग करते थे या फिर चट के पत्थर होते थे उनको बराबर फिक्स काट कर बनाया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। मनकों का निर्माण कार्नियल के पत्थरों से किया जाता था, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल, जो हड़प्पीय स्थल था उनमें एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक चित्र है इस तरीके का जिसमें एक कढ़ाईदार वस्त्र पहन रखे हैं, उसने यहाँ पर इस तरीके से वो कढ़ाई हो रही है। तो वो चित्र मिला है वो हमें कौन सी जगह से मिला है उसके बारे में बताना है आपको। देखो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, कालीबंगा से। तो बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। मोहनजोदड़ो से हमें एक चित्र मिला है जिसमें एक आदमी ने कढ़ाईदार वस्त्र पहन रखे हैं। ठीक है, आगे देखो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हड़प्पीय। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शिल्प है उसके बारे में बताना है हमें। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे।
तांबे और कांसे के केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है केवल एक व तीन, केवल दो व तीन, व एक व दो, तीन सारे ही। तो आपको फटाफट इनमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर है आपका। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। देखो, सोने व चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, तांबे और कांसे के केवल औजार व हथियार बनाए जाते थे, ये गलत है, क्योंकि जो तांबे और कांसे के केवल औजार और हथियार नहीं बनते थे, बर्तन भी बनते थे। ठीक है, और इसके अलावा और मतलब से गहने भी बनाए जाते थे। कांसे के भी गहने थे और तांबे के भी गहने थे। जो गरीब लोग थे वो तांबे के गहने पहनते थे और तांबे के बर्तन भी यूज करते थे। ठीक है, मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। जो मोहरे बनती थी वो पत्थरों से भी बनाई जाती थी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 व 3 दोनों सही है और हमारा ये 2 गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, उसके बारे में आपको बताना है। बताओ। सबसे पहले सोतकाकोहो, दूसरा है मोहनजोदड़ो, और तीसरा है हड़प्पा, और चौथा है राखीगढ़ी। तो आप बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा इसका बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक चांदी का बर्तन मिला हुआ है, उस बर्तन के ऊपर कुछ कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, तो कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस पे मिले? एक चांदी का इस तरीके का एक बर्तन है, बर्तन के ऊपर ही चांदी के कपड़े के अवशेष मिले हुए हैं, वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन। 2 कथन दे रखे हैं, उन कथनों के बारे में आपको बताना है। ये हमारा कथन है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। ठीक है। बी हमारा आर है कारण, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इनके दोनों के बारे में देख लो दोबारा। जो हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है। देखो, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ए व आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। देखो किस तरीके से, ए व आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, हड़प्पा के बारे में बात की जा रही है। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, बिल्कुल सही है, लेकिन मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो जो मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 वर्ष पूर्व के हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी 4700 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, समझ में आया? तो जो मेहरगढ़ है ये प्रागैतिहासिक काल का है, नवपाषाणिक काल का स्थल है, जबकि हड़प्पा है ये अलग है। तो मतलब दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो अगला देखो, 13 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 14 नंबर का 13 नंबर दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 14 नंबर देख लेते हैं हम। 14 नंबर में, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें किस रंग का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बताना है आपको। लाल, हरा, पांडु, नीला। बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, लाल। तो किस तरीके से, जो वहाँ पर बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के या काली मिट्टी के, ठीक है, तो उनके ऊपर लाल रंग की पुताई या लाल रंग की पुताई के बाद में ही उनकी सिकाई की जाती थी। तो हमारा कौन सा रंग प्रयोग होता है? एक तो काला होता है और एक दूसरा होता है लाल। तो लाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काले के तो बर्तन बनते थे और उन पर लाल रंग की पुताई की जाती थी। ठीक है, आगे देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं फेयंस के बारे में बता देता हूँ कि जो भी कोई पत्थर के टुकड़े हैं या फिर बालू के टुकड़े हैं, ये बालू के टुकड़े या फिर पत्थर के टुकड़े, इनका पत्थर के टुकड़े या फिर ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से चूर्ण या बुरादा जैसा हो जाता है ना बालू का या फिर पत्थर के टुकड़ों का, उनके साथ में हम मिला देते हैं गोंद को। ठीक है, और जब उनके द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है तो उनको कहते हैं हम फेयंस। ठीक है, फेयंस समझ में आ गया? तो फेयंस के बारे में कुछ कथन है नीचे, उनको डिस्कस करेंगे, उनके बाद में इसका उत्तर देंगे। इस काल में फेयंस से मुनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं ये फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा अपना।
बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2, दोनों ही सही है। किस तरीके से होगा? जो फेयंस थे, बालू और पत्थर के गोंद मिलाकर जो हम लुगदी तैयार करते थे, उससे हम मनके भी बनाते थे, चूड़ियाँ भी बनाते थे, बाले भी बनाते थे, छोटे बर्तन भी बनाते थे। ये कथन हमारा सही है। ठीक है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते, जो पत्थर थे और शंख थे उनको हम प्रकृति से लेते थे वैसे के वैसे। वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है। ठीक है। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही है। आगे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हम गांवों के बारे में बताना है कि कौन सा है वो सही नहीं है। ठीक है। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नई बात थी। ठीक है। अगला है हमारा, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ठीक है। तो इनमें से बताना है आपको, फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा? डी। देखो, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, ये भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नई बात है। आपको पता है कि जो हल का प्रयोग पहली बार सिंधु सभ्यता में ही किया गया था, उससे पहले हल का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है। और ये कि हमें साक्ष्य मिले हैं, किससे मिले हैं? हमें हल तो कोई मिला नहीं था क्योंकि हल लकड़ी के बनते थे, लेकिन हमें हल नुमा एक मिट्टी का खिलौना मिला है। उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि उस समय हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और चौथा है हमारा, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त किया जाता था। तो आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर जल की कमी थी, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा बारिश होती नहीं थी, तो हम बरसाते तो जल सिंचाई करते नहीं थे। तो इसके लिए क्या था, जैसे आपने धौलावीरा का नाम सुना होगा कि धौलावीरा में कम से कम 16 तो नहरें थी और 16 ही बड़े तालाब थे, उसके द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो जो भी सिंचाई की जाती थी वो कृत्रिम स्रोत से की जाती थी, प्राकृतिक स्रोत से मतलब वर्षा के जल से नहीं की जाती थी। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया, 12 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा आ चुका है। तो इस मोहनजोदड़ो आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ये भी पहले हो चुका है। तो ये कौन सा रंग था? लाल रंग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हमारा हो चुका है। 16 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ये भी हमारा हो चुका है। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो 17 है, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धौलावीरा के बारे में बात की जा रही है कि हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण नगर है धौलावीरा। ठीक है। तो वो कौन से राज्य में स्थित है उसके बारे में बताना है। तो सीधा सिंपल सा उत्तर हो जाएगा गुजरात में। तो धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात में और बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं गुजरात में, थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है, सुरकोटदा भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में। ये 4 साइट हैं जो कि गुजरात में फेमस है। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, लोथल, ठीक है, धौलावीरा, इसके अलावा सुरकोटदा और रंगपुर। ये 4 साइट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ये हैं सारी गुजरात में। ठीक है। अगला देख लेते हैं। धौलावीरा के बारे में और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, अगला क्वेश्चन आएगा तब। आगे देखो, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इसमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था, वह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको बताना है फटाफट कि जो हड़प्पा काल के जो नगर थे वो सारे के सारे ही 2 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। ये एक होता था पूर्वी भाग, ठीक है, ये हमारा था पश्चिमी भाग, ये हमारा ऊंचाई पर था और ये निचले इलाके में था। ठीक है। यहाँ पर शासक वर्ग रहता था पश्चिमी भाग में और यहाँ पर आम लोग रहते थे। ठीक है। ये इस तरीके से 2 भागों में बटा हुआ था, दोनों ही परकोटा से घिरा हुआ थे। ठीक है। कहीं कहीं दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं, कहीं कहीं नहीं भी घिरे हुए हैं। ठीक है। तो इनके बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा स्थल है। सामान्यतः ये चीज़ें थी पूरे में, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ ये 3 भागों में बटा हुआ था, जैसे पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग, 2 तरीके से हो गया। तो ये 3 भागों में कहाँ पर बटा हुआ था उसके बारे में बताना है आपको। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो बताओ फटाफट।
तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में एक जगह थी मध्यमा, क्या थी? मध्यमा। ठीक है, तो 3 भाग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र स्थान था, वो था धौलावीरा। ठीक है, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और इन दोनों के बीच में एक जगह थी मध्यमा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 19 नंबर का। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देख लेते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो मैंने बताया था, क्या बताया था? गुजरात। कि गुजरात में मैंने 4 जगह बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट है। एक था लोथल, ठीक है, एक था हमारा धौलावीरा, एक था हमारा रंगपुर, ठीक है, और एक था हमारा सुरकोटता। ये 4 जगह थी जो कि गुजरात में फेमस है। वैसे साइट छोटी छोटी और भी थी, लेकिन आपको ये चारों के बारे में ही याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 20 नंबर का। लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बात की जा रही है लोथल की, जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सी उसकी विशेषता है नहीं। ठीक है, ये गुजरात में माही नदी के किनारे पर बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली जहाँ मनके बनाने का काम होता था। फटाफट बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। देखो, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ था। ये माही नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। ठीक है, यहाँ एक बंदरगाह था। लोथल में ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पर बंदरगाह मिला है। ठीक है, इस नगर में भंडार गृह भी था, क्योंकि इसमें बंदरगाह होते थे तो वहाँ से सामान आता था जाता था, तो भंडार गृह भी था। ठीक है, यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता है। एक ऐसी इमारत बनी है जहाँ पर मनके कुछ बने हुए, कुछ आधे पर्दे या फिर कुछ ऐसे मिले हैं। संभवतः हमने उससे अंदाजा लगाया कि ये कारखाना था मनके बनाने का। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि लोथल की विशेषता कौन सी नहीं है, कि ये माही नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन मोहर या मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम मोहर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मोहरबंदी जो होती है उसे बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं? सीलों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखो, मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना या मोहरबंदी कहलाता था। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। केवल एक ठीक है, केवल 2 ठीक है, 1 व 2 दोनों ठीक है, या न तो 1 ठीक है न ही 2 ठीक है। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 ठीक है। जो मोहर का प्रयोग होता था सामान से भरे उन डिब्बों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। होता क्या था कि जो सामान था वो आता था, सामान या फिर ले भी जाते थे। तो सामान के ऊपर जैसे आज हम सील लगाते हैं, देखा होगा सील लगती है सब जगह, मतलब सील का मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है सरकार उस पर सील कर देती है कि इसको कोई भी खोलेगा नहीं। उसी तरीके से उस टाइम भी सील लगा दी थी। अगर वो सील टूटी हुई नहीं है तो हम समझते थे कि वो मोहर के साथ, उस सामान के साथ में छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। बिल्कुल नहीं था, ऐसी कुछ भी नहीं थी। ये हमारा गलत कथन है। तो केवल एक ही हमारा सही है। आगे देखो, हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हड़प्पा का जो अंत किस तरीके से हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत तर्क दिए हैं। तो इनमें से एक तर्क ऐसा है जो कि वो अंत का नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, नदियों का सूख जाना, जंगलों का विनाश हो जाना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, इन तीनों के बारे में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि हड़प्पा सभ्यता का अंत या फिर विनाश नहीं हुआ उस कथन से। तो बताओ। केवल एक व 2, केवल 3, 1 2 3, सारे ही बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ या फिर उसका अंत हुआ, वो तीनों ही कारणों से हुआ। नदियों का सूख जाना भी कुछ वैज्ञानिक बताते हैं, कुछ बताते हैं जंगलों का विनाश हो गया, कुछ बताते हैं शासकों का नियंत्रण हट गया। ठीक है, तो इन सब कारणों से ही मोहनजोदड़ो कह सकते हो, या फिर हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो, या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, इनका विकास, इनका अंत हुआ था। ठीक है, तो ये सारे ही कारण थे उसका अंत होने में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 23 नंबर के क्वेश्चन पाए जाते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें कैसी थी? तो आपको ये बताना है कि जो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी वो किस तरीके की थी, इसके बारे में बताओ फटाफट। कि इस तरीके से गोलाकार, या फिर आयताकार, आयताकार इस तरीके की, या फिर बेलनाकार, या फिर त्रिभुजाकार। तो बताओ कौन सी किस तरीके की थी हड़प्पा कालीन मोहरें? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। जो हड़प्पा कालीन मोहरें थी वो सारी की सारी आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार थी। और इनमें जो और आयताकार मोहरों में चित्र बने हुए थे जानवरों के। किनके चित्र बने हुए थे? जानवरों के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोहरों में चित्र बने हुए थे वो किन के चित्र बने हुए थे? शासकों के बने हुए थे या किसी और के बने हुए थे? तो आपको बताना है उनमें चित्र में बने हुए थे वो थे जानवरों के। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 23 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 24 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फेयंस किसका बना हुआ होता था? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें इस चीज़ को हमने डिफाइन किया था कि फेयंस किस चीज़ का बना हुआ था। देखो, शंख का, पत्थरों का, बालू पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर, या फिर लकड़ी का। तो बता दोगे फटाफट? ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका सी। जो फेंस बनता था वो फिर बालू या रेत या फिर पत्थरों का जो चूर्ण होता था उसमें हम गोंद को मिला लेते थे, और गोंद को मिलाने के बाद में ही वो एक तरीके से लुगदी जैसी बन जाती, उससे हम बर्तन या फिर जो भी चीज़ सामान बनाते थे, ठीक है, उसे हम कहते थे फेयंस। ठीक है, शंख और पत्थर ये थे, ये प्राकृतिक थे। प्राकृतिक का मतलब शंख भी हमें मिल जाएगा और पत्थर भी हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे, लकड़ी के कोई फेंस बनते नहीं थे। ठीक है, आगे देखो 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबे का आयात कौन सी जगह से करते थे, इसके बारे में बताओ फटाफट। अमेरिका से, ओमान व राजस्थान से, गुजरात से, ईरान से। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। जो तांबा का आयात किया जाता था वो किया जाता था ओमान से, मध्य एशिया का देश है, और राजस्थान से। दो जगह से ये तांबा का आयात करते थे। ठीक है, आगे देखो। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो फटाफट बताना है सोने का आयात कहाँ से करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में सोना का जो आयात किया जाता है, सोना कहाँ से वो लोग मंगवाते थे? कर्नाटक से, नेपाल से, ओमान से, बांग्लादेश से। फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, कर्नाटक थे। जो सोना का जो आयात किया जाता था वो कर्नाटक से किया जाता था, ओमान से तांबा का किया जाता, नेपाल और बांग्लादेश का उस समय अस्तित्व भी नहीं था। ठीक है, आगे देखो। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से करते थे? जो बहुमूल्य पत्थर होते थे जैसे मणि वगैरह या फिर जो भी गहने वगैरह होते थे, सोने के तो नहीं, जैसे पत्थरों के होते थे, डायमंड वगैरह के होते थे, वो उनका आयात किया जाता था। वो कहाँ से करते थे? फटाफट बताओ। गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से, या इन सभी से? बताओ फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से, तीनों जगह से ही बहुमूल्य पत्थरों को मंगवाया जाता था। ठीक है, आगे देखो। अगला है हमारा 28 नंबर का। कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनाया जाता था? तो कांसे के बारे में बताना है कि जो कांसा होता था वो किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता था। चांदी व तांबा से, जस्ता चांदी से, चांदी व टिन से, तांबा व टिन से। फटाफट बताओ, आपको आता होगा ये तो। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तांबा में टिन मिला देते थे तब हमारा कांसा तैयार होता था। ठीक है, तो तांबा में टिन बनाने के बाद में क्या बन जाता था? कांसा। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का। पिरामिड किसे कहते हैं? तो ये तो आपने सुना होगा, सुना सा शब्द लग रहा है, लेकिन फिर पता। मिस्र के घरों को पिरामिड कहते थे, या फिर खेतों को कहते थे, या फिर मकबरों को कहते थे, या फिर रेगिस्तानी जंगलों को कहते थे पिरामिड? बताओ फटाफट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मकबरों को। जो मिस्र एक देश था, वहाँ पर जो राजा वगैरह या फिर कोई भी शासक वगैरह मरते थे तो उनको दफना दिया जाता था। दफनाने के बाद में क्या करता, उनको उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था, और सुरक्षित रखने के बाद में उनको इस तरीके के जो पिरामिड होते थे उन पिरामिडों में उनको रखा जाता था ताकि वो काफ़ी समय तक सेफ रह सकें। ठीक है, तो उन मकबरों को ही क्या कहते हैं हम? पिरामिड। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की थी उसके बारे में बताना है। लोह युग की, कांस्य युग की, प्रागैतिहासिक युग की, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। कि हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की,
उस समय लोहे का प्रचलन नहीं था और प्रागैतिहासिक युग भी नहीं था, क्योंकि नवपाषाणिक युग की बात की जा रही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी थी? कांस्य युग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये पहले भी आ चुका है, पहले जब मैंने स्टार्ट किया, अगर आप पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या उत्तर है। विशाल स्नानागार, जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? फटाफट बताओ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जो विशाल स्नानागार मिला है वो हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सार्वजनिक स्थान था, यहाँ पर लगता है कोई फंक्शन वगैरह होता था या कोई पूजा वगैरह होती थी, तब सब लोग यहाँ पर स्नान किया करते थे। और बाकी की इसकी डिटेल मैंने पिछले क्वेश्चन 7 या 8 नंबर में बताई थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि NCERT क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, तो इनको देखना जरूर है। और हाँ, एक चीज़ और है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो धन्यवाद।